हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए विज्ञान सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पेपर का आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूरे में से पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपके लिए वायरल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप इस पेपर का जो है पूरा का पूरा आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आप सभी प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना, क्योंकि इस पेपर का सॉल्यूशन करने के बाद में आपको यही पेपर मिलने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको ये पेपर मिलेगा, क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं, सभी के बारे में मैं बात करूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना है, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो है इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यहाँ पे 11+2 मानचित्र, यानी कि 11 आपकी जो है क्वेश्चन आंसर की संख्या रहेगी। 11 पेज उसमें रहेंगे और 2 पेज आपके जो है मानचित्र के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ये पेपर कोड होता है, ये पेपर कोड होता है 932 और यहाँ पे 2025 होगा सामाजिक विज्ञान 825 FC। अगर आपको ये पेपर मिलता है तो आप इस पेपर को ज़रूर सॉल्यूशन के साथ में देख के ज़रूर जाना। ठीक है, समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको ये पेपर संपूर्ण खत्म कर देना है। ठीक है, सामान्य निर्देश है। सामान्य निर्देश में क्या होगा? प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो शुरू के 15 मिनट हैं उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो हम उसे कैसे करेंगे ना करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे करें, जो ना आता है उसे कैसे करें, तो सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। एक खंड हमारा ए होगा और दूसरा खंड हमारा ब खंड होगा। ए खंड और ब खंड में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के 20 विकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 20 मार्क्स का 20 MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिनका उत्तर आपको कहाँ पे देना है? OMR सीट पर देना है, आपको कहीं भी नहीं देना है। 20 क्वेश्चन में आपके लिए बहुत टाइम लग जाता अगर आपको वैसे क्वेश्चन दिए होते कि आपको OMR में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपको OMR सीट में इनका उत्तर देना, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो तरीका है OMR सीट का आपको कैसा लगा। ठीक है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ध्यान रखिएगा, जब आप OMR पर अपना उत्तर अंकित करेंगे तो उसे ना तो काटना है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ऐसे किसी भी चीज का आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब देखो अगला जो है सामान्य निर्देश क्या है कि खंड वह जो होगा उसमें 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे हम वर्णात्मक फर्स्ट तथा वर्णात्मक सेकंड। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 29 व प्रश्न संख्या 29 ख में मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मैं आपको इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको जो है पेपर में जाने पर आपको जो है ज्यादा समय ना लगे समझने में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जो है सारी चीजें यहीं पर अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन कीजिए। मानचित्र को अच्छी तरीके से संकलन करना है। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो खंड ए आ जाता है। खंड ए जिसमें हम विकल्पीय प्रश्न करेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपके पास में कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 1848 में, दूसरा 1817 में,
तीसरा ऑप्शन है 1789 और चौथा ऑप्शन क्या है 1615 में। तो फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई थी? आप कहेंगे कि सर ये हमारा 1789। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? फ्रांस की क्रांति ये जो कब हुई थी? 1789 में। दूसरा क्वेश्चन है जूसेपे मैथिसिनी का संबंध था, जो जूसेपे मैथिसिनी का संबंध था वो किससे था? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फिर फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो जूसेपे मैथिसिनी का जो संबंध था वो किससे था? इटली के एकीकरण से। प्रश्न दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज तैयार करके जरूर जाना है। ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैं लाता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आपको जो है सारी चीजें मिलती रहें प्यार से। तीसरा क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी, या फिर विनोबा भावे, या फिर बाल गंगाधर तिलक। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक महात्मा गांधी। कौन थे उसके लेखक? महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जो बारदोली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। दूसरा है चंद्रशेखर आजाद। तीसरा ज्योतिबा फूले। चौथा क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? मैटरनिक का है, नेपोलियन का है, लुई फिलिप का है, या फिर चर्चिल का है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात मैटरनिक ने कही थी कि जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। भारत में संघीय राज्यों की संख्या है कितनी है? 27 है, 28 या 29 या फिर 30। तो संघीय राज्य का मतलब है कि जो है भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस तरीके से। तो अब जो है भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं बहुत ही शानदार शानदार क्लास अब लेके आने वाला हूँ। परीक्षा हमारी बहुत ही नजदीक आ चुकी है और 24 फरवरी से आपकी एग्जाम है। हिंदी की भी आपको संपूर्ण क्लास आपको देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आपकी सारी परेशानी का हल आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सातवां क्वेश्चन कौन सा? सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जो विश्व यानी पूरे जो विश्व है इसका सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है? भारत है, या फिर यूएसए है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन है, या फिर रूस है? चार ऑप्शन आपके पास में है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए भारत। जो हमारा भारत है वो लोकतांत्रिक में जो है विश्व का सबसे नंबर 1 देश माना जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो आप कहेंगे 21 हैं, या 22 हैं, या फिर 18 हैं, या फिर 15। तो भारत के जो संविधान की 8वीं जो अनुसूची थी उसमें जो है 21 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 21। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता। यानी लोकतंत्र जो है उसमें शक्ति का स्रोत कौन होता है? जनता होती है, या संसद होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है? तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होता है? तो जनता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? बेल्जियम है, दूसरा भारत है, या फिर यूगोस्लाविया या नीदरलैंड?
चारों ऑप्शन आपके पास में है, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका भारत सही जवाब हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, या व्यक्तिगत आय से, या फिर युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो औसत आय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, औसत आय इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीटली। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, या खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, या फिर कृषि क्षेत्रक। जो द्वितीयक क्षेत्रक होते हैं उनको अन्य जो है औद्योगिक क्षेत्रक नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं को जो है किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्रक, या प्राथमिक क्षेत्रक, या फिर द्वितीयक क्षेत्रक, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप कहेंगे कि सर तृतीयक क्षेत्रक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का अधिकांश व्यापार होता है, आप जानते हैं कि भारत के जो अधिकांश व्यापार है वो किसके माध्यम से होता है? सड़क मार्ग से होता है, या रेल मार्ग से होता है, या फिर समुद्री मार्ग से, या फिर वायु मार्ग से। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है, यानी जो भारत से चीज आती जाती हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? तो वो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, समुद्री मार्ग से होता है। कहाँ से? समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, या 22 फरवरी, या फिर 24 नवंबर, या फिर 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, या झारखंड। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कि जो काली मृदा पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ओजोन क्षरण से है, वैश्विक तापमान से, सतत पोषण या संधारणीय विकास से, या जलवायु परिवर्तन। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो 17वें क्वेश्चन का राइट जवाब होगा सतत पोषणीय, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 2013 में, या 12, या 14, या फिर 11 में। तो 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन को जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जायद फसल का उदाहरण है? धान है, या गेहूं है, या चना है, या फिर तरबूज है। तो तरबूज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तरबूज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तरबूज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है, जो आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? फास्फेट है, नमक लवण है, या फिर जस्ता है, या फिर ग्रेफाइट है। तो भाई जस्ता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करा दिए हैं मैंने। ठीक है, पूरे के पूरे। अब देखो वर्णात्मक में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो मैं आपको सभी का रिव्यू दिखाऊंगा, और जो है अगली वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। उससे अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसे कर सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, आपको 22वां क्वेश्चन आपको कैसे करना है कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना है। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोगों ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं याद है या फिर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इनके बारे में अगर आप थोड़ा मनक भी जानते हैं तो आप उसको भी लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं? सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। और देखिए, वर्णनात्मक सेकंड में आपको इस तरीके के क्वेश्चन होंगे लगभग, जिनका आपको 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। लोकतंत्र से क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? अगर ये नहीं आता तो इसे कर सकते हैं कि लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? एकीकरण से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज एकीकरण के इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने दिखाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपको पूरे के पूरे तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे देखो, 27वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अलोहे खनिज किन्हें कहते हैं? अलोहे खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से एक करना होता है, जिनके लिए आपको ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 6-6 नंबर के। मानव विकास सूचांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकार रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 कैसे देखने को मिलेंगे? देखो, किस तरीके से करना है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। ठीक है, तो ये आपको जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सभी को आप जो है ना तैयार जरूर कर लें। सभी क्वेश्चनों को आप तैयार जरूर करें और जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्लीज़ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये आपको क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए होंगे कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो ये कौन सा स्थान है जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, ये आपको बताना है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको 1/2 नंबर मिलने वाले हैं। सही चिन्ह व सही नाम के लिए आपको आधा-आधा नंबर मिलेगा। अगर आप सही चिन्ह लगाते हैं तो आपके लिए उसको आधा नंबर मिलेगा। अगर सही नाम लिखते हैं तो उसके लिए आपको जो है आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे और इनको मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये तो आपको सभी को पता है कि अमृतसर में पंजाब के अमृतसर में सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है, इनका सभी का सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। कोई दिक्कत की बात होती है तो आपको चीज़ समझ में नहीं आती और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 92 69 70 89 82 4 पीडीएफ के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।